हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने हड़प्पा काल यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा। इसके पहले हमने प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल को देखा। हमने ताम्र पाषाण काल को भी खूब विस्तार से समझा और उसके बाद हमने हड़प्पा काल को बेहतरीन ढंग से समझा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस क्रमवार डाल दिए गए हैं और उसका पीडीएफ भी इसके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, अब इस वीडियो सीरीज में हम वैदिक सभ्यता पे अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके भी लगभग 8 से 10 वीडियो लेक्चर्स आएंगे वैदिक सभ्यता के, जिसे हम खूब विस्तार से खूब बढ़िया से समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और जो इसका सिलेबस है सिविल सर्विस का उसको ध्यान में रखते हुए खूब बेहतरीन ढंग से समझेंगे। सारी अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे और जितने तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और जिससे पूछे जाने की भरपूर संभावना रहती है, उन सभी तथ्यों का इसमें संग्रह किया जा चुका है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर पूरा वीडियो देखें अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और चैनल पे अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक इसमें रहेगा वैदिक सभ्यता, जो पूर्व वैदिक सभ्यता है। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में वैदिक सभ्यता में भरपूर डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। कितने वेद थे, कितने वेदांग थे, उपनिषद, अरण्यक ग्रंथ, उनके सारे ब्राह्मण ग्रंथ, हमने सबको विस्तार से समझा है। इससे हम जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो समझना है वैदिक सभ्यता को, अब यहाँ से हमें मेन जो अवधारणाएं हैं वो आएंगी। इस वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक सभ्यता पे चर्चा करेंगे। इसके आने वाले वीडियोस में हम उत्तर वैदिक काल के जो अन्य 3 वैदिक वेद लिखे गए उस काल पे हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पूर्व वैदिक सभ्यता को हम जिन बिंदुओं में समझने वाले हैं उसको हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है। जैसे देखें, इसमें जो मेन हिट रहता है, पॉइंट रहता है, हिट ऑफ डिबेट का जो पॉइंट रहता है वो रहता है आर्य कौन थे, आर्यों का मूल निवासी स्थान कहाँ था। जो 2 थ्योरीज हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी और इन्वेजन थ्योरी से मतलब है कि जो आर्य से पहले की सभ्यता यहाँ पे थी, जैसे सप्त सैंधव प्रदेश में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, तो जो ऋग्वेद में एक देवता है जिनका आपने नाम सुना होगा, इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। कहाँ? ऋग्वेद में। ठीक है, पुरंदर, पुर का मतलब होता है किला, फोर्ट। ठीक है, तो मार्टिमर व्हीलर साहब ने यह थ्योरी दी कि आर्यन के इन्वेजन से हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हुआ, और इसी को आगे राह देते हुए जो मैक्स मूलर साहब थे उन्होंने इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी के रूप में पब्लिश कर दिया। तो ये थ्योरी जो अब जो जेनेटिक रिसर्च हो रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो जेनेटिक रिसर्च है, तो उससे पता चल रहा है कि ये हड़प्पाई यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन आर्यन यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। लेकिन इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विनाश है उसका मूल कारण वैदिक आर्य रहे थे। ये जो थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये सही नहीं है और ये अब इसकी सत्यता पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ठीक है, लगभग ये तय है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है, लेकिन इतना तय है कि आर्यन यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो अगला डायमेंशन हमें देखना है वो है भौगोलिक विस्तार इसका। इनका जो, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखा था, किन किन क्षेत्रफल में वो सभ्यता थी, कहाँ कहाँ उनके नगर थे। फिर हमें इस वैदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति को समझना है। इसके लिए हमें यहाँ के प्रशासनिक विभाजन को देखना होगा और राजा की सहायता हेतु जो विभिन्न संस्थाएं गठित की गई थी, जैसे सभा और समिति का आपने नाम सुना होगा, हम उसको देखेंगे। उनका रोल क्या था, पॉलिटिकल जो उनका रोल था सोसाइटी में, उसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति को, समाज की प्रकृति को समझेंगे। वर्ण व्यवस्था वहाँ थी या नहीं थी, दास प्रथा था या नहीं था, या स्त्री की दशा कैसी थी। देखिए, किसी भी समाज को समझने के लिए हमें एक सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन होता है उस समाज में स्त्री की दशा। किसी भी सोसाइटी में जो स्त्री है उसकी क्या स्थिति है, परिस्थिति है, उससे उस समाज की मानसिकता और उसकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है।
तो ये महत्वपूर्ण डायमेंशन है किसी भी सामाजिक स्थिति को समझने के लिए, स्त्री की दशा। हम इस पे भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। विवाह पद्धति कैसा था, इसके अधिकार थे या नहीं थे, वर चुनने का अधिकार था कि नहीं, दहेज प्रथा के बारे में क्या स्थिति थी, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता में आर्थिक स्थिति क्या थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता को हमने देखा था कि वो एक अर्बन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो उससे तुलना करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति और वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव रहा है। फिर हम देखेंगे अंत में कि वैदिक आर्यों का जो धार्मिक स्थिति था वो क्या था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। पहला टॉपिक है आर्यों का निवास स्थान। तो जो प्रचलित मत हैं, जो भी इतिहासविदों में प्रचलित मत हैं, वो दो मत हैं। कुछ इतिहासविदों का मानना है कि आर्य भारतीय मूल के थे और कुछ महानुभावों का मानना है कि आर्य विदेशी मूल के थे। अब इनमें जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जिन भी इतिहासविदों का, ये उस कालखंड के हैं जब यहाँ पे भारत में अंग्रेज़ों का राज था। इस बात को ध्यान में देना है कि वो टाइम पीरियड रिसर्च के माध्यम से उतना डेवलप नहीं था जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जीन मैपिंग के लिए है। उस समय उतने टेक्नोलॉजी नहीं थे। देखिए, भारतीय मूल के मत में जो इतिहासकार जिन्होंने भारतीय मूल का माना है आर्यों को, उनमें पहला नाम आता है डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र का। डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र ने आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश का माना है। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ थीं, सहायक नदियाँ उनके आसपास की जो भी द्वाब क्षेत्र थे, उस प्रदेश में इनका मूल निवास स्थान माना था डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र ने। इन्होंने ऋग्वेद को ही आधार माना, जहाँ आर्यों ने खुद अपना स्थान बताया है, सप्त सैंधव प्रदेश। अच्छा, ये 7 जो नदियों की चर्चा की है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए कॉलम में इस साइड वर्तमान जो नदियाँ हैं उसका नाम है, और इस तरफ उन नदियों का नाम है जो ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है, जैसे पहला नदी है सरस्वती, वर्तमान में हमें पता है ये लुप्त हो चुकी है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये नदी थी और इसकी चर्चा मिली है नदीतमा के नाम से। यह ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं, सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। अगला जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। ये इसको हिरण्यवती या उन्नावती के नाम से ऋग्वेद में इसको मेंशन किया गया है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। क्यों? व्यापार के दृष्टिकोण से, या जो मुख्य नदी के रूप में सिंधु नदी थी। इसके अलावा जो हम नदी देखते हैं वह है झेलम, इसका पुराना नाम था वितस्ता, चिनाब का नाम था अस्किनी, रावी का नाम था परुष्णी, ब्यास का विपाशा और सतलज का शतुद्री। ठीक है, इसको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल आते हैं यहाँ से मैच द फॉलोइंग में। सरस्वती को बोलते थे नदीतिमा, सिंधु को हिरण्यवती या उर्नावती, झेलम का नाम था वितस्ता, चिनाब का नाम था अस्किनी और रावी का परुष्णी। देखो, रावी नदी यानी परुष्णी नदी के किनारे हम आगे एक युद्ध पढ़ेंगे, दशराज्य युद्ध, राज्य या दशराज्य युद्ध। ठीक है, तो पूछता है दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, तो रावी नदी के तट पे। रावी नहीं देगा ऑप्शन में तो परुष्णी देगा। ठीक है, परुष्णी नदी के तट पे। अगला है ब्यास यानी विपाशा और सतलज यानी शतुद्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के जो मानने वाले इतिहासविद हैं उनमें अगला नाम है एल.डी. काला साहब। इन्होंने कहा है कश्मीर इनका मूल निवास था आर्यों का। डी.एस. त्रिदेव महोदय ने कहा है मुल्तान पाकिस्तान में एक क्षेत्र है देविका, उन्होंने देविका को माना है आर्यों का मूल स्थान। पंडित गंगानाथ झा जी.एन. झा महोदय ने ब्रह्मर्षि देश माना। ब्रह्मर्षि देश से तात्पर्य है गंगा घाटी, उत्तर भारत का जो गंगा घाटी है उन्होंने उसको माना है। लेकिन हम देखेंगे किस प्रकार इनका क्षेत्रीय विस्तार होता है सप्त सैंधव प्रदेश से गंगा घाटी की तरफ, गंडक की तरफ। जैसे हम उत्तरकालीन पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल, तब हम देखेंगे ये गंडक नदी को पार करते हैं और बिहार के उत्तरी बिहार के क्षेत्र में भी इनका फैलाव होता है।
तो ब्रह्मर्षि देश तो इन्होंने कहा पंडित गंगानाथ झा ने। तो ये जो कुछ नाम है, डॉक्टर संपूर्णानंद एवं अविनाश चंद्र, LD काला, DS त्रिदेव और पंडित गंगानाथ झा, इन सभी ने आर्यों को भारतीय मूल का माना है। अब देख लेते हैं कुछ इतिहासकार जिन्होंने आर्यों को विदेशी मूल का माना है। इनमें कुछ भारतीय इतिहासकार भी हैं, कुछ भारतीय व्यक्तित्व हैं जो इतिहासकार नहीं हैं, जैसे दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। ये इतिहासकार तो नहीं है, फिर भी इन्होंने अपना मत रखा है। जैसे दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत का पठार था, तिब्बतीय क्षेत्र से उनका आगमन हुआ भारत में। अगला नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक बुक लिखी है इस पर, आर्टिक होम ऑफ आर्यंस, आर्टिक होम्स ऑफ आर्यंस। इसमें इन्होंने डिक्टेट किया है कि आर्यंस आर्टिक यानी कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। उनका उत्तरी ध्रुव से भारत की ओर पलायन हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण नाम है प्रोफेसर गाइल्स का। इन्होंने हंगरी को इनका मूल निवास स्थान बताया। हंगरी, बुडापेस्ट जिसकी राजधानी है, जो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब इसकी राजधानी जो बुडापेस्ट है हंगरी की, वो डेन्यूब नदी के किनारे है। यूरोपियन कंट्री है हंगरी। इन्होंने हंगरी को इसका मूल निवास स्थान माना है। इसी क्रम में अन्य नाम है मेयर, पीक, गार्डन चाइल्ड महोदय। इन्होंने दक्षिणी रूस से भी इसका समीकरण बैठाने का प्रयास किया है कि जो आर्यंस थे वो दक्षिणी रूस के साइड में थे, उनका मूल निवास था, और वो दक्षिणी रूस से होते हुए भारत की ओर उनका पलायन होता है। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने विदेशी मूल का जो सिद्धांत है उन्होंने दिया है आर्यंस को लेके। जो वर्तमान में फ़िलहाल जो सर्वमान्य मत है वो मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया मत है। मैक्स मुलर और जीजी रोड साहब ने जो दिया था, उन्होंने ऋग्वेद का जो तिथि निर्धारण किया था। हालांकि इस पे भी संशय है तिथि निर्धारण पे, फिर भी कुल मिला के जो ऋग्वेद में भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक चरित्र बताया गया है उसका अंदाज़ा लगाएं तो ऐसा संभावना होता है कि आर्यंस का जो निवास स्थान था वो इसी सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास था, और इनका कहीं ना कहीं मध्य एशिया इनका मूल निवास स्थान रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वैदिक संस्कृति में। ठीक है, वैदिक संस्कृति को हम दो खंडों में बांट के देखेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तिथि निर्धारण देखें अगर इसका, तो तिथि निर्धारण है लगभग 1500 BC से लेके 1000 BC तक ऋग वैदिक काल, और 1000 BC से लगभग 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हम सूत्र काल देखते हैं, फिर जो महाजनपद पीरियड है वहाँ हम महाजनपद पीरियड को फिर इसके बाद हम देखते हैं। देन आफ्टर वी मूव टू मॉडर्न पीरियड, लेटर मॉडर्न पीरियड, फिर इस क्रम में हम आगे एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। तो यहाँ हमें दो खंडों में देखना है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक सभ्यता। हमने वैदिक सभ्यता के इतिहास के बारे में जानने के स्रोत के रूप में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, खूब बढ़िया से 9-10 वीडियो उसके भी आए हुए हैं। यहाँ हम देख लेते हैं जो पुरातात्विक स्रोत है। हमें ईरानी आर्यन शाखा, जैसे ये भारत हो गया, ये गुजरात का साइट हो गया, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान हो गया, और ये ईरान है। ठीक है, तो ईरानी आर्यन शाखा जो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र, फिर यहाँ आके बसते हैं सप्त सिंधु प्रदेश में। ये कच्ची अभिलेख हमें मिलता है ईरान से। यहाँ से पता चलता है कि ईरानी आर्यन शाखा भारत आई थी। ठीक है, इस रूट से आने की हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोत में। एक अभिलेख मिलता है हमें तुर्की से। ठीक है, वहाँ हमें बोगज कोई अभिलेख मिलता है जिसका नाम मिताली अभिलेख भी है। क्या नाम है उसका? मिताली अभिलेख या बोगज कोई अभिलेख। तो बोगज कोई अभिलेख में हमें 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, और यही 4 देवता हमें 4 ऋग वैदिक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। जैसे इंद्र का वर्णन मिलता है, वरुण का, मित्र का और नास्तिय का। इंद्र, वरुण और मित्र तो हमें ऋग्वेद में मिल जाते हैं, लेकिन जो नास्तिय है इनका समीकरण अभी नहीं बैठाया जा सका है। फिर भी इतना साफ साफ दिखता है कि ऋग वैदिक देवता और ये जो बोगज कोई अभिलेख में जिन देवताओं का उल्लेख है दोनों समान हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें और क्या दिखता है? PGW चित्रित धूसर मृदभांड। इनके मृदभांडों पे हमने पॉटरीज का अलग से वीडियो बनाया हुआ है,
मृदभांड पे स्रोत के रूप में। तो मृदभांड से भी पता चलता है कि किस कालखंड का है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सॉरी वैदिक काल का है और वो इस कालखंड से है। 1500 BC से लेकर 1000 BC का ये PGW मृदभांड है। और साहित्यिक स्रोत के रूप में मुख्य स्रोत हमारे पास ऋग्वेद है। ठीक है, अगला टॉपिक है ऋग्वैदिक इतिहास काल में उनका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के लिए किसी भी सभ्यता का जब हम भौगोलिक विस्तार देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो एविडेंस होते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य। और उसके बाद हम साहित्यिक साक्ष्य की ओर जाते हैं कि क्या उसको सपोर्ट करने के लिए, तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साहित्यिक साक्ष्य है कि नहीं। लेकिन इस कालखंड में हमारे पास जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं साहित्यिक साक्ष्यों पे आश्रित होने के लिए। पुरातात्विक साक्ष्य हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्य पे ही ज़्यादा आश्रित होना पड़ता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें, जो 10वें मंडल का नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त में हमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, 25 नदियों का। अब इन नदियों से हम इनके भौगोलिक विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। देखें किस प्रकार। हमें 4 नदियां अफगानिस्तान की मिलती हैं ऋग्वेद में। 4 नदियों का नाम मिलता है जो वर्तमान अफगानिस्तान में है, जैसे कुबरा, काबुल नदी, स्वातु यानी स्वात नदी, गोमल यानी अफगानिस्तान का गोमती नदी, और क्रुम यानी कि कुर्रम नदी। ये चारों नदियां वर्तमान अफगानिस्तान में हैं। ठीक है, और हमें ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी का उल्लेख मिलता है, भुजवंत चोटी, जहाँ सोम वनस्पति की भरमार थी। ये 2 प्रकार का पेय रस पीते थे। एक था सोम, एक था सूरा। सोम अच्छा था, सूरा बुरा था। सूरा को आप शराब से रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो सोम वनस्पति थी, ये भुजवंत चोटी हिमालय से ये लेके आते थे। तो इनके भौगोलिक विस्तार में हम हिमालय को भी देख लेते हैं। 4 अफगानिस्तान की नदी है, कुबरा, स्वातु, गोमल और कुर्रम। ठीक है, देखो गोमती यहाँ पे मेंशन है। गोमती भारत में लखनऊ में भी है, लेकिन यह गोमती अफगानिस्तान वाली गोमती है। ध्यान रहेगा, 4 नाम अफगानिस्तान से। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का भी उल्लेख किया गया है। अब देखो, आर्यंस का जो भौगोलिक विस्तार था उसके लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है नहीं, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य है उसमें जो मेंशन है वो हम देख रहे थे इसमें। तो 4 समुद्रों का जो उल्लेख है उसमें अरावत है, परावत है, सरावत है और स्यान है। संभवतः हो सकता है, ऐसा प्रमाणित नहीं है, अरावत अरब सागर रहा होगा, लेकिन बाकी 3 का कोई अता पता नहीं है। कोई समीकरण अभी तक नहीं बिठाया गया है कि बाकी 3 कौन से समुद्र थे। हालांकि 4 समुद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, अरावत, परावत, सरावत और स्यान। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक जो हम देख रहे थे ऋग्वैदिक काल में। क्या देख रहे थे हमने, क्या क्या देख लिया? आर्य देख लिया हमने, आर्य के बारे में देखा, उनके मूल निवास स्थान पे जो भी डिबेट है उनको देखा और उनके भौगोलिक विस्तार को समझा। अगले वीडियो में हम राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम उसके सामाजिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। ठीक है, खूब डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर आर्थिक स्थिति को समझेंगे, व्यापार वाणिज्य कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, फिर हम उसकी धार्मिक स्थिति को समझेंगे। एक एक करके वीडियोज आएंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन जो इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अभी क्विज़ आएंगे या इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ PDF के फॉर्म में डाल दूँगा और इसके जो भी लेक्चर्स होते हैं वहीं पे नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।